Jai Hind students, class 12. In this video I am going to discuss you the growth models of population in concept of resource availability. This topic comes under the chapter 13 organisms and population. In the previous classes or videos I have taught you the basic idea of population, the abiotic factors, the response of population towards abiotic factors, and what are the factors that add to the population growth and what are the factors that decrease the population growth or decrease the number of population, in which I have discussed this idea. And this formula is very important for your exam. You must remember this, that in a population the birth rate and immigration, means natality and immigration, adds the number of population, and death rate means mortality and emigration. Here is immigration, here is emigration, means वहाँ से एक पर्टिकुलर प्लेस से कहीं और चला जाना of that particular individuals, group of individual, that is population. तो ये population growth का फॉर्मूला है. आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ मॉडल्स के बारे में. ग्रोथ मॉडल का कंसेप्ट कैसे आया? ग्रोथ मॉडल का कंसेप्ट जो है, हम थोड़ा इवोल्यूशन इस बार हम लोग चैप्टर स्किप कर गए ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन. मेनी चैप्टर्स हैव बीन रिमूव्ड. अगर आप इवोल्यूशन पढ़े रहते तो ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया रहता. डार्विनिज्म का कहना था कि जो पॉपुलेशन या जो इंडिविजुअल नेचुरली सेलेक्टेड हो रहा है, मीन्स उसमें कुछ वेरिएशंस हो रहे हैं, वेरिएशन नेचुरली धीरे धीरे वो सेलेक्ट हो रहा है. तो नेचुरली सेलेक्टेड जो इंडिविजुअल है या पॉपुलेशन है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिखाता है. और यहाँ फिटनेस का मतलब हुआ रिप्रोडक्टिव फिटनेस. एक तो वो खुद प्रेजेंट जनरेशन उस इन्वायरमेंट में फिट रहेगा, और उसके फिटनेस का मतलब इकोलॉजी में ये भी है कि वो रिप्रोडक्टिवली फिट रहेगा. मीन्स एबंडेंट अपना पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा. इसका ये भी कंसेप्ट आता है नेचुरल सिलेक्शन में. मीन्स अगर हम बात करेंगे कि कोई स्पीसीज या कोई पॉपुलेशन नेचुरली सेलेक्टेड है, इट मीन्स इट विल परफॉर्म reproductive in a very ambient manner, in a very good situation, in a very कहेंगे कि बहुत अच्छे वे में वो अपने पॉपुलेशन को उस इन्वायरमेंट में इंक्रीज करेगा, हैप्पीली इंक्रीज करेगा. तभी उसका ये एक साइन है कि वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन उस इन्वायरमेंट में सेलेक्टेड है. ओके अगर आप नॉर्मल डे की भी बात करेंगे तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कपल पॉपुलेशन अपने फैमिली को बढ़ाने की बात तभी सोचता है जब वो चारों तरफ से सुरक्षित होता है या कॉन्फिडेंट फील करता है या उसको हर तरह की सिक्योरिटी मिल जाती है, इकोनॉमिकल, फैमिली, तब वो पॉपुलेशन बढ़ाने या फैमिली को बढ़ाने के बारे में सोचता है. ठीक हूबहू इन्वायरमेंट में भी ऐसा ही होता है. कोई पॉपुलेशन जब हर तरफ से सेट हो जाएगा, उसको मैच्योर, उसको एनफ फूड मिलेगा, एनफ शेल्टर मिलेगा, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, तब वो पॉपुलेशन ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा और उसका नंबर उस इन्वायरमेंट में जहां वो नेचुरली सेलेक्टेड है वहां इंक्रीज करेगा. तो इसमें इस कंसेप्ट में दो बातें आती हैं, दो क्वेश्चन आता है कि क्या कोई पॉपुलेशन कहीं नेचुरली किसी इन्वायरमेंट में वो अगर सेलेक्ट हो गया तो क्या वहाँ वो मतलब बिना चेक, विदाउट एनी चेक, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता रहेगा इन अ इनडेफिनिट मैनर. मतलब कितनी भी संख्या में वो अपनी संख्या को बढ़ाते रहेगा, उसका कोई चेकिंग नहीं होगी. तभी तो इसका कहना है, तभी तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो उस इन्वायरमेंट में फिट हो गया. क्योंकि मैं बोली कि कोई भी पॉपुलेशन किसी इन्वायरमेंट में फिट है, इट मीन्स कि वो रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छे तरीके में और रिप्रोडक्शन मोड को अच्छी तरीके से निभाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कोई चेकिंग नहीं होगी और वो रिप्रोडक्शन करता जाएगा और उसका नंबर इंक्रीज करता हुआ जाएगा. आइडियली अगर सोचे तो ऐसा ही होना चाहिए. अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिसोर्स, और ऐसा ही होगा और होता भी इन्वायरमेंट में ऐसा ही है, अगर इफ़ रिसोर्स को
कर देते हैं अनलिमिटेड, रिसोर्स जो है एकदम अनलिमिटेड कर देते हैं, ईजिली अवेलेबल कर देते हैं, रिसोर्स की कोई कमी नहीं रखते हैं, तो वो पॉपुलेशन सही में अनचेक्ड वे में बढ़ेगा. That condition, that growth of the population, in that condition where there is no checking of resource, no checking of any limit of any constraint, कुछ भी नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, रिसोर्स बहुत ही अच्छे से एबंडेंट मात्रा में मिल रहा है, तो उस केस में सही में पॉपुलेशन जो है जिस वे में ग्रो करेगा, दैट वे इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. रिसोर्स मीन्स फूड एंड स्पेस की बात करते हैं. आप अगर डे टू डे लाइफ में भी सोचें तो कोई एक फैमिली ले लें जिसको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, उसको आराम से भोजन मिल जाएगा, आराम से पानी मिल रहा है, घर रहने को घर फ्री में मिल रहा है, ना भोजन की चिंता करनी है, ना पैसे की चिंता करनी है, कुछ नहीं करना है, तो उसके पास बचेगा क्या? वो आराम से कुछ पॉपुलेशन को इंक्रीज करता हुआ जाएगा, क्योंकि उसके पास उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए फ्री अवेलेबल रिसोर्स है, अवेलेबल हो जा रहा है, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है. तो ऑफ कोर्स वो एक से एक बच्चे नहीं, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चे, 7 बच्चे कर सकता है. तो ऐसे ग्रोथ को जहां रिसोर्स जो है वो लिमिटेड नहीं है, इस कंडीशन को आइडियल कंडीशन कहते हैं कि रिसोर्स जो है लिमिटेड नहीं है और पॉपुलेशन का ग्रोथ भी अनलिमिटेड है, क्योंकि रिसोर्स जो है वो अच्छी तरह से पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल है, पॉपुलेशन बहुत फिट है, तो पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज करेगा. So this condition is called ideal condition when resources in the habitat, when the resources in the habitat means रहने के जगह पे जो रिसोर्स है वो अनलिमिटेड है. each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number. और जो स्पेसीज है उसका इनेट पोटेंशियल, अपने पूरे पोटेंशियल को वो लगा देगा नंबर को इंक्रीज करने में, क्योंकि उसको कोई स्ट्रेस नहीं मिल रहा है रिसोर्स के फील्ड से, ईजिली अवेलेबल हो रहा है फूड एंड स्पेस. और यही डार्विन का कहना था और ये सच्चाई भी है. अगर सिचुएशन ऐसा रहा कि रिसोर्स कोई चेकिंग नहीं करेगी तो पॉपुलेशन का नंबर जो है वो इनडेफिनिट वे में ग्रो करना स्टार्ट कर देगा. एंड दैट कंडीशन, दैट मॉडल ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. अब इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे. जैसे हम इमेजिन करते हैं कि इनिशियल जो था किसी कोई पॉपुलेशन का ग्रोथ जो, या पॉपुलेशन की जो डेंसिटी थी वो n थी, ओके. और इस केस में रिसोर्स जो है वो एबेंडेंट है, कोई चेकिंग नहीं लगा रही है, अनलिमिटेड है, ईजिली अवेलेबल है इस पॉपुलेशन के लिए. देन आफ्टर टाइम t मीन्स इस जो इनिशियल पॉपुलेशन था उसमें आफ्टर टाइम t हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस कंडीशन में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के कंडीशन में. पहली बात और जान लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ही ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं और ये आइडियलिस्टिक ग्रोथ है. आइडियल चीज़ कभी भी रियल नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज आते हैं. तो ये वो कंडीशन है जो कि आइडियल कंडीशन है, ऐसा होना चाहिए. लेकिन हम बाद में देखेंगे कि क्या सही में ऐसा होता है. जब इसको पहले हम न्यूमेरिकली चेक करते हैं तो इस कंडीशन में हम चेंज ऑफ पॉपुलेशन को कैसे निकालेंगे आफ्टर टाइम t, दैट इज change of population is dn by dt. dn by dt is differential form, means छोटा सा चेंज, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे. dn by dt means change in a particular time is equal to birth rate minus death rate into n. n is the initial population and birth minus death करेंगे तभी तो रियल संख्या पता चलेगी, रियल नंबर पता चलेगी कि पॉपुलेशन कितना इंक्रीज किया. फिर आगे कैलकुलेशन को लेकर जाते हैं तो यहाँ पे b माइनस डी को हम r कांस्टेंट मानते हैं. r कांस्टेंट यहाँ नहीं है, b माइनस डी को एक वैल्यू पुट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज r. तो dn बाई डी टी और b माइनस डी इज इक्वल टू r हो गया, तो dn बाई डी टी इज इक्वल टू rn. मीन्स स्मॉल चेंज इन द पॉपुलेशन. अगर हम जानना चाहें dn बाई डी टी
change in the population, we can find out by keeping the value of r into t. t is the time given, आपको टाइम गिवन रहेगा और चेंज कैसे निकलेगा, r की वैल्यू भी गिवन रहेगी, दी रहेगी और टाइम भी दिया रहेगा और उस टाइम में कैसे चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, इसका ये फॉर्मूला है। अब इस R को हम क्या कहते हैं, दिस R इज कॉल्ड एज इंट्रिंजिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इसको अगर हम लोग कहें तो सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन को ग्रोथ करने की आंतरिक इच्छा, आंतरिक रेट मीन्स अंदर इसका इंट्रिंजिक रेट मतलब वो खुद का उसका क्या कहेंगे पोटेंशियलिटी वो पॉपुलेशन का कि वो क्या किस रेट में ग्रो कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज आर। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल लें तो एक छोटा कीड़ा जो कि हजारों की संख्या में अंडे देता है तो उसका आर वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स उसका दैट इंट्रिंजिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज उसका ज़्यादा है। भले ही अब बाद में हम देखेंगे कि वो जितनी ज़्यादा संख्या में अंडे को ले करता है तो क्या सभी अंडे सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो वो दूसरा कंसेप्ट हो गया। लेकिन इंट्रिंजिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज आर मीन्स कि किसी भी पॉपुलेशन को पॉपुलेशन की वो कैपेसिटी जिससे वो अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, ये वो वैल्यू है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज आर। आप इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, नॉर्वे रैट का है 0.015 एंड फ्लोर बीटल जो कि सूंड और जो ये घून हम लोग जिसको कहते हैं उसका है 0.12। आप इसका रेट देखिए, इसके रेट से ज़्यादा है। इट मीन्स कि ये अपनी संख्या को जल्दी और ज़्यादा इंक्रीज करेगा इन कंपेरिजन टू नॉर्वे रैट। उसी तरह आप पॉपुलेशन का भी निकाल सकते हैं। आप अभी पता कीजिए कि बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है। बर्थ माइनस डेथ रेट कर दीजिएगा तो आर निकल जाएगा। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है वो निकाल लीजिए। जैसे 2019 तक जो पॉपुलेशन है वो आप ले लीजिए और 2020 मीन्स 1 साल टाइम हो गया, ईयर यहाँ पे टाइम क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू 1। आर आप निकाल लीजिए, बी माइनस डी वैल्यू पता कीजिए और पुट करके आप इसका dn/dt जो चेंज हुआ है उसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये और इस कैलकुलेशन को उठाते हैं हम लोग, इस कैलकुलेशन को जब हम लोग ग्राफ में पुट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स यूज हुआ है, तो आप जानते होंगे कि डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन ये सभी पोर्शन मैथमेटिक्स के कैलकुलस में आता है, उसमें लॉगरिदम यूज होता है। तो इसको डिफरेंशिएट किए मीन्स स्मॉल पॉपुलेशन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पूरे स्मॉल पॉपुलेशन को फिर इंटीग्रेट करके टोटल कैलकुलेशन निकालेंगे। इसको करने के लिए आगे का हम प्रोसेस, आगे का मैथमेटिकल रूल ऐसे चलेगा। अगर आप मैथ को थोड़ा भी समझते हैं और लॉगरिदमिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं आप जानते हैं, तो ये dn/dt को हम लोग nt लिखेंगे, मीन्स चेंज ऑफ पॉपुलेशन एट टाइम t। इनिशियल पॉपुलेशन आपका n0 हो जाएगा, ये एप्सिलॉन लगेगा e⁻rt हो जाएगा। ये है आपका द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम। जब आप ये कंसेप्ट आपका आ रहा है कैलकुलस से, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन से, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है तो आप केवल फॉर्मूला को ही याद रखिए। nt इज इक्वल टू n एप्सिलॉन e⁻rt। n1 इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t जो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0 मीन्स कि पहले का जितना तक पॉपुलेशन है। r इज इक्वल टू इंट्रिंजिक रेट और e इज इक्वल टू बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिदम। अब हम इस फॉर्मूला को अगर ग्राफ पे सेट करते हैं, आप मैथमेटिक्स में देखे होंगे हर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को और एक जब दो वेरिएबल का रिलेशन निकालते हैं तो उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ वेरिएबल 2 हैं कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन डेंसिटी की क्या कंडीशन है, तो इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आता है जे शेप का ग्राफ आता है। मीन्स एक्सपोनेंशियल growth of a population, if represented in a graph, it is represented by a J-shaped. We obtained J shape.
एंड द पॉपुलेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ आप ग्राफ को देख रहे होंगे, वो आराम से बढ़ता हुआ चला जाएगा। और ये कब? जब रिसोर्स कोई अपना चेकिंग नहीं कर रहा है, रिसोर्स ईजिली अवेलेबल है, अनलिमिटेड है, कोई पॉपुलेशन पे कोई स्ट्रेंथ नहीं है, द पॉपुलेशन हैज़ नथिंग टू डू बट ओनली डू रिप्रोडक्शन, आप लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं। और पॉपुलेशन वो इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं, आइडियलिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। एंड द ग्राफ ऑब्टेन्ड इज J-shaped. Formula is dn by dt is equal to Rn, where R is the intrinsic rate of natural increase. इसको आपको NCERT में एक स्टोरी के रूप में समझाया है, वो आप पढ़ के समझ सकते हैं कि देखिए अगर रियल में ऐसा होने लगे, रियल में पॉपुलेशन ऐसा इंक्रीज करने लगे तो क्या होगा। डार्विन का कहना था कि रियल में ऐसा होने लगे तो एक एलिफेंट की भी संख्या इतनी बढ़ सकती है कि उसका अनुमान हम लोग नहीं कर सकते हैं। जिस एलिफेंट का लाइफ स्पैन और लाइफ टाइम काफ़ी बड़ा है और वो नेचुरल रिसोर्स भी काफ़ी यूज कर सकता है, वो एक एलिफेंट से भी पूरी दुनिया भर सकती है अगर उसके ग्रोथ को भी ना चेक किया जाए और रिसोर्स उस पर उसके एलिफेंट के पॉपुलेशन ग्रोथ पे रेस्ट्रिक्शन ना लगाए तो। मीन्स पॉपुलेशन को, अगर एलिफेंट के पॉपुलेशन को ईजिली रिसोर्स अवेलेबल है तो वो आराम से कहीं भी अनलिमिटेड वे में ग्रो कर सकता है। इसका शॉर्ट कंसेप्ट यही है कि पॉपुलेशन विल ग्रो in an indefinite manner when there is no checking of resource is easily available, then the growth is exponential growth. Now लेकिन ये सब कही कहाने वाली बात है, लॉजिकल थ्योरेटिकल बात है। रियल में क्या होता है ये देखिए। रियल में हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है जीने के लिए, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है रिसोर्स के लिए। रिसोर्स किसी के लिए भी ईजिली अवेलेबल नहीं है। अब जहाँ हम लोग रह रहे हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन रह रहा है, उस एक रिसोर्स पे डिफरेंट पॉपुलेशन डिपेंड कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इस डिफरेंट पॉपुलेशन में कंपटीशन आएगा। कौन कितना ज़्यादा रिसोर्स यूज कर पा रहा है, कौन कितना कम रिसोर्स यूज कर पा रहा है, और उस अनुसार उसके पॉपुलेशन की चेकिंग हो जाएगी उस इन्वायरमेंट में। जैसे अगर हम लोगों का एक छोटा सा घर मानिए और इस घर में किचन में खाना बना हुआ है और इस खाने की चेकिंग है, इसमें 5 आदमी हम लोग खाने वाले हैं और हम लोग का सब निगाह है उस खाने पे, तो क्या कभी किसी चूहे को ग्रो करने देंगे? यहाँ पे हम लोग नहीं करने देंगे। कंपटीशन है, पहले ही खाना फिनिश हो जाएगी। और किसी के घर में पूरा अनाज रखा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, उसमें आराम से चूहे ग्रो करेंगे क्योंकि उनका वहाँ रिसोर्स काफ़ी मात्रा में मिल रहा है और कोई चेकिंग नहीं है। तो रियल में ये होता है, रियल में जो ग्रोथ होता है, दैट ग्रोथ इज कॉल्ड एज लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिक से आप बात समझ ही रहे हैं, इससे पहले वाली बात इलॉजिकल थी, ऐसा नेचुरली होना चाहिए था लेकिन होता नहीं है। होना तो ये भी चाहिए कि ईश्वर जिसको जन्म दिया है उसको खाना भी देगा, फ्री में खाना देना चाहिए सभी को, लेकिन होता तो ऐसा नहीं है। सबको मेहनत करना है, कंपटीशन करना है, जिसके कारण देयर इज अ चेकिंग ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पर चेकिंग है। एंड दैट, अब उसका जब हम लोग मॉडल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे तो कैसा मिलेगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। एंड दैट रियलिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन अ चेक्ड इन्वायरमेंट वेयर द रिसोर्स इज लिमिटेड, species have to compete among themselves for the survival, and जो फिटेस्ट होगा वही ग्रोथ करेगा और वो भी अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं करेगा, उसकी भी ग्रोथ की चेकिंग हुई इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन से, दूसरे ग्रुप ऑफ कंपटीशन से। So in that condition their growth will be logistic growth, it is also called the realistic growth। और जब हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले इसके फॉर्मूला को समझते हैं। इसका जो फॉर्मूला आएगा, चेंज इन फॉर्मूला विल बी Rn, that R is equal to intrinsic rate of natural increase, N is the initial population, K minus N by K। दिस K का जो कंसेप्ट हुआ वो इस लॉजिस्टिक ग्रोथ में नया आया। ये K ये है, ये K ही जीवन की सच्चाई है, ये K रियलिटी है कि कोई भी रिसोर्स जो है वो किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ को अनलिमिटेड
कैपेसिटी नहीं रखता है कि किसी भी पॉपुलेशन को अलाउ कर देगा, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो किसी भी पॉपुलेशन को अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए अलाउ कर देगी। तो बात आती है कि हर रिसोर्स को, हर इन्वायरमेंट में जो रिसोर्स अवेलेबल है उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी है कि वो कितना कैरी कर सकता है, वो कितना बर्दाश्त कर सकता है। अगर पहले वाले केस में हम एलिफेंट की संख्या अनलिमिटेड वे में बढ़ने की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उस रिसोर्स में जहाँ वो रह रहा है, उस नेचर में उसकी अपनी कैरिंग कैपेसिटी है। हो सकता है कुछ ना कुछ इतनी हाथियों की संख्या बढ़ जाएगी कि वो आपस में ही compete करने लगेंगे खाने के लिए और compete करके उनकी डेथ होने लगेगी। सो दिस इज द रियलिटी। अब इस केस में जो ये कैरिंग कैपेसिटी की बात आई, दैट इज डिनोटेड बाय के, मीन्स every natural resource has a particular carrying capacity that it will allow a particular number of population to flourish in a good way. Otherwise it will be a severe competition among themselves and the number will decrease. So here the concept of carrying capacity logistic growth में आ जाता है, जो कि realistic growth है। यही situation और यही environment में होता है। जब इसके ग्रोथ के ग्राफ को हम लोग देखेंगे तो टाइम और पॉपुलेशन डेंसिटी को चेक करेंगे वाई एंड एक्स एक्सिस पे, तो इसके ग्रोथ का ग्राफ सिग्मॉइड कर्व में मिलता है। सिग्मॉइड कर्व आप बहुत जगह पढ़े होंगे, ग्रोथ में पढ़े होंगे, प्लांट ग्रोथ में प्रीवियस क्लास 11 में। डैट सिग्मॉइड कर्व जो है उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म 4 स्टेजेस से गुजरता है। अब यहाँ पॉपुलेशन की बात हो रही है तो यहाँ पॉपुलेशन 4 स्टेजेस से गुजरेगा। सिग्मॉइड कर्व में 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज, सिग्मॉइड कर्व को सिंपली हम लोग एस टाइप कर्व कह सकते हैं, ये जे टाइप है, ये एस शेप्ड है। लैग फेज मीन्स पहला जो होता है वो लैगिंग फेज है, मीन्स थोड़ा एनर्जी कंज्यूमिंग फेज है, वो ग्रो कर रहा है, अभी नेचर को पहचान रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज में आ रहा है, तो ये लैग फेज है, मीन्स यहाँ स्पीड थोड़ा कम होगा। नाउ देन द फेज ऑफ एसेलरेशन, फिर एसेलरेट करेगा, इसको रिसोर्स पता चल गया और वो आराम से एबंडेंटली ग्रो कर रहा है। देन डिसेलरेशन, जब बहुत ज़्यादा ग्रो होगा फिर कंपटीशन बढ़ेगा, थोड़ा संख्या घटेगा और एक चेकिंग पे आ जाएगी कि इसके बाद अब संख्या ना बढ़ सकती है, घटने की तो घट सकती है लेकिन इस पॉपुलेशन की संख्या इसके बाद अब इस इन्वायरमेंट में नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये के जो है वो कैरिंग कैपेसिटी के पास ये इसकी संख्या आ चुकी है। सो द के कंसेप्ट कम्स इन द लॉजिस्टिक ग्रोथ, रियलिस्टिक ग्रोथ, और ये के जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आर एंड के की वैल्यू पूछी जाती है। व्हाट डज के रिप्रेजेंट? दैट इट रिप्रेजेंट्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नेचर, लिमिट ऑफ द नेचर। आर क्या रिप्रेजेंट करता है? वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन इंडिविजुअल का इंट्रिंसिक ग्रोथ मीन्स ग्रोथ करने की कैपेसिटी को आर रिप्रेजेंट करता है, और नेचर्स लिमिट जो है वो के रिप्रेजेंट करता है। इस के की बात जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट शो नहीं होता है। कहा जाता है कि रिसोर्स अगर अनलिमिटेड हो तो कैसा ग्रोथ होगा, लेकिन रिसोर्स लिमिटेड हो तो एक कैपेसिटी की बात आ जाएगी और वो कैपेसिटी के है। सो दीज आर द टू growth model that we read in this growth population growth model: exponential growth, logistic growth. This is also called geometric growth. This is also called realistic growth. It is idealistic growth. Here in this case graph J shaped is received. In this case graph sigmoid curve is received. Here the shape of the graph is J. Here the shape of the graph is S. S is denoted, S is passed by 4 phases: lag, phase of acceleration, deceleration and asymptote, means वो पैरेलल, अब इसके पैरेलल चलता चला जाएगा। Here the resource is unlimited, here the resource is limited. Here the change of population formula is Rn. Here the change of the population formula is equal to Rn by k minus n by k. ये आपको फॉर्मूला याद रखनी होगी। So
This is the overall concept of the population growth, in which we read two types of growth, exponential growth and लॉजिस्टिक ग्रोथ। और इसी लाइफ हिस्ट्री पे डार्विन ने आर वैल्यू कंसेप्ट दिया है स्पीसीज, आर वैल्यू कंसेप्ट स्पीसीज एंड के वैल्यू स्पीसीज। के वैल्यू एंड आर वैल्यू को डिटेल में आप हायर क्लासेस में जानेंगे। आर वैल्यू ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनका पॉपुलेशन इंक्रीज करने की इंट्रिंसिक रेट काफ़ी हाई होती है, एंड के सेलेक्टेड स्पीसीज वैसे होते हैं जिनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करने की क्षमता तो कम होती है और वो पॉपुलेशन स्लोली इंक्रीज करते हैं। और इसी आर वैल्यू के वैल्यू को अगर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, और इसी आर वैल्यू एंड के वैल्यू के कारण ही कुछ पॉपुलेशन में कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लाइफ टाइम में कभी एक बार रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, लाइक पैसिफिक सैल्मन फिश, बैम्बू आपका एक बार रिप्रोडक्शन के बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, while others breed many times during their lifetime like birds and mammals। तो ये इसका क्वेश्चन इसके पिछले प्रीवियस टॉपिक में है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई स्पीसीज आर सेलेक्टेड होते हैं और कोई स्पीसीज के सेलेक्टेड होते हैं। इस बेसिस पे उनके रिप्रोडक्शन की क्षमता और ब्रीडिंग का जो अमाउंट है वो डिफर करता है। इस पूरे एग्जाम्पल्स को आप लोग याद रखेंगे। सम प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, वेस्टर्न एंड पेलागिक फिशेस। अब जिनको लगता है कि इन्वायरमेंट में हमें खतरा है, हमारे अगर मैं 100 की संख्या में अंडे दूंगी उसके बाद 20 ही अंडे जीवित रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, अगर 20 ही देगा तब तो 20 के 20 मारे जाएंगे और इनका पॉपुलेशन ग्रोथ होगा ही नहीं। इसलिए नेचर ने इनको ऐसा किया कि ये ब्रीडिंग इनका ज़्यादा होगा और स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग ज़्यादा बनेंगे। While others reproduce a small number of large-sized offspring like birds and mammals, so which is desirable for maximizing the fitness. Ecologists suggest that history traits of organisms have evolved in relation to constraints imposed by the abiotic and biotic component of the habitat in which they live. इस लाइन का मतलब है कि इकोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि कोई भी पॉपुलेशन उस दिशा में इवॉल्व करता है जहाँ से वो कंस्ट्रेंट जो उस पर लगाई जाती है उससे वो बाहर निकल पाए। मीन्स जो दबाव उन पे, जो स्ट्रेस उन पे लगाया जा रहा है उससे वो बाहर निकले और अपने आप को उसी तरह इवॉल्व कर पाता है। जैसे एक छोटे बच्चे को मानिए कि उस पे जिस प्रकार का दबाव बनाया जाएगा तो कि तुम मत खेलो मत खेलो मत खेलो, तो वो जरूर कहीं ना कहीं से ऐसा रास्ता निकालेगा कि उस स्ट्रेस से वो बचकर कहीं और से वो खेल का बहाना ढूंढना स्टार्ट कर देगा या कहीं और कुछ वैसा दिमाग अप्लाई करना लगेगा। उसी तरह इकोलॉजी में भी पॉपुलेशन उस दिशा में इवॉल्व करता है जिस दिशा में उसको स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो सिचुएशन है वो कम से कम फेस करनी पड़े, और उसके कारण ऐसे और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ। और कुछ ऑर्गेनिज्म कम पॉपुलेशन बहुत बड़ी संख्या में रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइफ टाइम में एक बार करते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म बहुत बार करता है लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स। सो दिस इज द concept about the population growth and growth model. In the next video we will read about the population interaction, which will be the last topic of this chapter. Okay, thank you.